वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडीपीडिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर की न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल डिस्कशन। एंड आज हम 21 एंड 22 दोनों दिन की करेंगे, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस 21 अक्टूबर को वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई थी न्यूज़पेपर एनालिसिस की। तो आज हम दोनों को मर्ज करेंगे एंड देन आफ्टर दैट आई send it, upload it on YouTube. Okay, so let's start. The first news is India China reaches deals on easing LSE tension. As we know कि LSE पे टेंशन चल रही थी सिंस 2020, तो अभी फाइनल जाके डील्स हुआ है ईजिंग LSE टेंशन को लेके। एंड सेकंड न्यूज सेम है कि LSE बफर जोन में गो, नो क्लैरिटी ऑन डी एस्केलेशन में भी कोई क्लैरिटी नहीं है इन डैम चौक एरिया जो कि डिस्प्यूटेड थी। ओके, एंड अदर एरिया टू। ठीक है, तो 2020 से हम देख रहे हैं कि टेंशन एराइजेस थी। ठीक है, एंड बेसिकली ये पेट्रोलिंग पॉइंट पे थी प्रॉब्लम, पेट्रोलिंग पॉइंट। ओके, on 10, 11, 11A, 12 and 13. Okay, India last access these points in January-February 2020. लास्ट एक्सेस इंडिया की कब हुई थी? 2020 में। ठीक है, पेट्रोल करने की। ठीक है, बोथ साइड फेसेस ऑफ विद चाइना यूजिंग द बैनर ड्रिल पेट्रोल प्रोटोकॉल टू ब्लॉक इंडियन पेट्रोल्स। ठीक है, गलवान वैली क्लैश हुई थी हमारी। गलवान वैली कब हुई थी? 2020 में। ठीक है, इसमें डैम चौक एरिया। ओके, एग्रीड क्या हुआ था? एग्रीड डिसएग्रीमेंट एट सम पॉइंट्स कि हम कमांडर लेवल मीट किए थे, कमांडर लेवल मीट हुई थी हमारी। एंड नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो फरवरी 2021 में। फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पे हुई थी। एंड डिसएग्रीमेंट चलता गया एंड बहुत सारे मीट्स हुए, कमांडर लेवल मीट्स, डिप्लोमेटिक लेवल मीट्स एंड बहुत सारे मीट्स हुए। लेकिन फाइनली अभी जाके ये टेंशन ईज हुई है। एंड ये अभी हुई है जो ब्रिक्स समिट हुई थी हमारी। ब्रिक्स समिट जो हुई थी, कहाँ हुई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। एंड जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी और उनके एंड चाइना के काउंटर पार्टनर्स, उनके बीच में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स के साइड लाइन में। तो वहाँ से हमें ये देखने को मिला कि थोड़ी ईजिंग होगी अभी LSE पे। ओके, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि लॉ फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डू नॉट ब्रीच सेकुलरिज्म। जो लॉ होगी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए वो ब्रीच नहीं करेगी सेकुलरिज्म का कंसेप्ट। एंड सेकंड न्यूज़ भी सेम ही है इसी पे कि सेकुलरिज्म इज़ अ कोर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलरिज्म जो है वो कोर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सेकुलरिज्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लिए अब ये न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट होगी नहीं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, इससे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आज आप लक्ष्मीकांत जाके फंडामेंटल राइट के कुछ पोर्शन पढ़ेंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, एंड बेसिकली आप पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में आती है, 25 to 28 में होगी ये। तो आप इसके बारे में जाके पढ़ेंगे ताकि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आर्टिकल जो 26 है हमारा, 26 वो क्या कहता है कि राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, तो 26 बोलता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ओके, every religious denomination or any section thereof shall have right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. Okay,
to manage its own affair in matter of religion, to own and acquire property, to administer such property in accordance with the law. की फीचर्स क्या है हम आपको बताते हैं. ये मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों के लिए है. ओके. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ religious institution, ओके. मैनेजमेंट इसकी, ठीक है. एंड लिमिटेशन भी है हमारे फंडामेंटल राइट्स में इसके लिमिटेशन भी है, जो कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. ओके. तो आप जाके पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आर्टिकल 25 to 28 में. एंड सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है. इसको रिकॉग्नाइज किया गया है जैसे कि सेकुलरिज्म इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉग्नाइज एज द इंटीग्रल part of its basic structure. It mandates that state remain neutral in religious matter. State जो होगा, ये state होगा, जो state मतलब हमारी कंट्री, state होगा वो न्यूट्रल होगा रिलीजियस मैटर में. ओके. ये नहीं कि एक रिलीजन को प्रिवेल करेगा एंड दूसरा को डिक्टेट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ओके. प्रियम्बल में भी हमारा है सोशलिस्ट एंड सेकुलर. प्रियम्बल में भी है सोशलिस्ट एंड सेकुलर. कब ऐड हुई थी कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ओके. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है इससे कि व्हेन वाज द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडेड इन आवर प्रियम्बल. तो इट इज इन by which amendment, sorry, it is in 42nd Amendment Act 1976. And equality before law, freedom of religion 25 to 28 एंड गवर्नमेंट का न्यूट्रलिटी होना चाहिए सोशल जस्टिस. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि कोई भी लॉ फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगी वो ब्रीच नहीं करेगी सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को. ओके. एंड लेट्स टॉक अबाउट अदर न्यूज. हमारे 2 आर्टिकल हैं, 2 एडिटोरियल हैं एंड एक न्यूज़ है कि साइक्लोन दाना लाइकली टू क्रॉस वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा कोस्ट. ओके. साइक्लोन दाना जो है वो वेस्ट आ रही है ओडिशा कोस्ट में, बे ऑफ बंगाल रीजन. नेम इज गिवन बाय कतर. कल मैंने आपको बताया था, कल के न्यूज़पेपर में. ओके. तो आप देख लेंगे. एंड अब हम डिस्कस करते हैं हमारे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि है एडिटोरियल. ओके. तो सबसे पहला एडिटोरियल है एन अप्रोचिंग माइलस्टोन इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस. ओके. November 26 this year will mark the commemoration of the 75th anniversary of the adoption of Constitution of India. November 26 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. एंड ये 75th एनिवर्सरी मनाई जाएगी उसकी. ठीक है. Constitutional governance in India is not merely a facet of the laws. जो constitutional governance है वो एक merely facet of the law नहीं है, rules and regulation नहीं है, that govern the establishment and the evolution of democratic institution. जो कि govern करता है democratic institution and evolution of democratic institution. Okay. तो ऐसा कुछ नहीं है, but ये also permitting करता है a deep sense of constitutional culture that has captured the collective consciousness of Indian across different culture. ये दूसरी तरफ ये भी करता है, ये constitutional culture को मतलब उभारता है. ठीक है. डिफरेंट कल्चर और फेथ और बिलीफ के लिए. ठीक है. सेलिब्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे आइडेंटिफाइंग द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दैट हैज शेप्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर ऑफ इंडिया. हम जैसे कि सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे,
तो हमारे जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उनको शेप करने के लिए ये सेलिब्रेटिंग होती है। एंड कैसे वो शेप कर सकते हैं, करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका सबसे पहला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949, a time when life expectancy in India was around 32 years. लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम इंडिया की थी 32 ईयर्स एंड टुडे इट हैज़ प्रोग्रेस टू अराउंड 70 ईयर्स, और ये अभी 70 ईयर्स हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का हमारी रोल हुई ना, ये फ्रीडम दिया, वेल्थ दिया, तो कैसे ये रोल करता है, ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने में बल्कि एक विलफुल सोसाइटी को भी क्रिएट करने में। ठीक है, द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स। जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कैसे सोशल डेवलपमेंट इन विच सेंस, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुई हमारी 32 to 20 ईयर्स, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उनको शो करता है, कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, सिंस द फर्स्ट इलेक्शन इन 1951 to 52 वी हैव कंसिस्टेंटली विटनेस नियरली 16% ऑफ इंडियन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन इंक्लूडिंग इन 2024 जनरल इलेक्शन वेयर देयर वाज अ 65.79% वोटर टर्नआउट। पहला इलेक्शन हुआ था 1951 to 52 में। ठीक है, उस टाइम वोटर टर्नआउट थे 60%। एंड अभी 2024 इलेक्शन में ये वोटर टर्नआउट है 65.78%। ऑब्वियसली वोटर टर्नआउट हमारी इंक्रीज हुई है, बट उस लेवल पे इंक्रीज नहीं हुई है, ये आप बोल सकते हैं क्लियरली, क्योंकि कई स्टेट में आप देखते हैं कि वोटर टर्नआउट 70 होती है, 78 होती है। तो इस लेवल का जब तक ना आए हमारे कंट्री में तब तक उसको अचीवेबल नहीं माना जाएगा। बट ये आप देख लो कि कंसिस्टेंसी कैसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, क्योंकि पहले क्या था, कॉलोनियल टाइम पे ओनली 1/3% ऑफ पॉपुलेशन है वोटिंग राइट्स। ओके, बट ये चेंज हुई हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1951-52 इलेक्शन में 60% गई वोटर टर्नआउट एंड अभी 65.79% है वोटर टर्नआउट। द रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड फेथ इन डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज अ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दैट हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। जो फेथ है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, अगर फेथ नहीं होती हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में तो जो वोटर टर्नआउट इंक्रीज हुए हैं 60 to 65%, वो अभी जाके डाउनग्रेड होके 40% होती, जो कि कॉलोनियल टाइम पे होती थी हमारे। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ है हमारे पीपल्स को, तभी ऐसा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट द 7 डिकेड्स हैड बीन न्यूमरस इलेक्शन अक्रॉस स्टेट एंड द नेशनल लेवल। जो ट्रांजिशन होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट की, मान लीजिए कोई एक पार्टी अभी है पावर में कोई स्टेट में, ओके, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर दूसरी पार्टी आती है, सेकंड पार्टी, ओके, तो जो ट्रांजिशन होती है बहुत स्मूथ होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि स्मूथनेस नहीं दिखेगी या फिर मतलब क्या बोलते हैं वॉर टाइप सिचुएशन या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दिखता है, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होती है। ओके, इंडिया हैज़ सीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, विथ वेरीफाइंग डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंस विद इन अ स्टेट एंड और एट द पैन इंडिया। पैन इंडिया पे भी पहले कौन सी थी, कांग्रेस, अभी बीजेपी। तो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुई, और अभी क्या होगा क्या नहीं हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर कुछ चेंज भी होता है तो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा उसमें। ठीक है, एंड उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी भी होती है, एंड विनिंग इलेक्शन एंड होल्डिंग पोजीशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टेट एंड द सेंटर। बट इफ देयर इज one thing that is unique and distinctive about Indian democratic transition, it is a deep commitment every political party attached to the idea of smooth transition of power at the end of election। मतलब ऐसा नहीं होता, क्या है मतलब डीप कमिटमेंट क्या होती है,
यूनिक क्या है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि जो अगर मान लीजिए कि पार्टी स्टेट में आ गई, ओके, एंड वो अगर लूज़ करी तो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा दूसरे पार्टी के लिए, ठीक है। इट इज़ अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया हु विन ईच इलेक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्योंकि इंडियन पीपल ही हैं जो वोट देते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पावर में आती है, या तो वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, ओके, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव इम्बेडेड दिस कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन एंड इनेबलिंग द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू द अदर, ठीक है। एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, अपहोल्डिंग राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी for right, it recognizes the highest degree of importance being attached to the fundamental rights and the courts, which are institution created under the constitution to protect the rights of the people. कौन प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो कोर्ट्स जो हैं वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फ्रेम किया गया है, ठीक है। While drafting the provision relating to the fundamental rights, the member of the Constituent Assembly were mindful of the power of the mighty state and instrumentally. माइटी स्टेट के पावर के बारे में जानते थे क्योंकि वो एक कॉलोनियल रूल को झेल के आए थे, ठीक है। तो वो उस तरीके से फंडामेंटल राइट को फ्रेम कर रहे थे ताकि कोई भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी उस राइट्स को डिग्रेड ना कर दे जो हमारे पहले के सिटीजन्स को नहीं मिले थे ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम, ओके। फोर्थ क्या है? फेडरलिज्म का कंसेप्ट। फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या है कि सेंटर पे अलग पावर है, स्टेट पे अलग पावर है, बट दोनों फॉलो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इवन द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो ये हमारे कंसेप्ट देता है फेडरलिज्म का। ओवर द लास्ट 7 decades द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म हैज फर्दर डिपेंड एटलीस्ट एट 2 लेवल। पहला, द राइज ऑफ स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस इंडिया एंड देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे पंचायती राज आई और नगर पालिका आई, ठीक है। आप मुझे ये बताओगे कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कम्स ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट टेन्योर? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ठीक है। द पार्टी प्लेड बाय मीडिया सिविल सोसाइटी। तो ये 5वां पॉइंट है कि मीडिया और सिविल सोसाइटी द्वारा क्या है। तो एज वी नो मीडिया इज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। मीडिया हमारी 4th पिलर डेमोक्रेसी की, और सिविल सोसाइटी भी प्ले वन ऑफ द लीडिंग रोल्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ओके। फेथ इन डेमोक्रेसी क्रिएट करती है, ठीक है। वी नीड टू बी क्रिटिकल ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया। अभी हम सुन रहे हैं कि हमारी जो मीडिया है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है एंड डिपेंडेंट हो रही है पॉलिटिकल पार्टी पे, और जो रिपोर्ट्स हैं वो डिग्रेड कर रही है अथॉरिटी ऑफ इंडियन मीडियाज़, ओके। तो यही थी आज की ये पहली एडिटोरियल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एडिटोरियल के बारे में। तो नेक्स्ट एडिटोरियल है ऑन सैंक्शन एंड शैडो फ्लीट्स। बेसिकली ये रशियन ऑयल, रशिया ओरिजिन की ऑयल पे जो सैंक्शन लगाई थी यूएस ने, उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो शैडो फ्लीट क्या होता है? शैडो फ्लीट डिस्क्राइब टैंकर शिप्स दैट कैरी रशियन क्रूड ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज। जो रशियन क्रूड ऑयल कैरी करता है एंड ऑयल प्रोडक्ट अदर कंट्रीज, उसको कहते हैं शैडो फ्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकती है व्हाट डज शैडो फ्लीट स्टैंड फॉर, ओके। तो आप ये ध्यान रखेंगे। एंड सैंक्शन इम्प्लीमेंट कैसे होती है? तो यूएस सैंक्शन अ कंट्री इज अ केस इन अ केस विथ रशिया। अगर देखते हैं कि यूएस सैंक्शन कर दिया कोई भी कंट्री को, जैसे कि अभी रशिया को किया, तो इट लॉन्चेज इन्वेस्टिगेशन इनटू एंटिटीज, कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स हु वायलेट द सैंक्शन। जो भी वायलेट करता है सैंक्शन को, उन पे वो इन्वेस्टिगेशन रखती है, ठीक है।
इवन इंडिविजुअल पे भी देयर एसेट्स इन यूएस आर सीज, एसेट जो यूएस में होता है वो सीज हो जाता है। बैंक अकाउंट एक्सेसिबल टू द वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम आर फ्रोजन, जो भी वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम होगी वो फ्रोजन हो जाएगी। एंड समटाइम्स क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस आर लॉन्च अगेंस्ट हिम, क्रिमिनल केसेस भी उनके अगेंस्ट चल जाती है, ठीक है। रशियन ऑयल मैंडेट्स दैट रशिया कैन ओनली सेल इट्स क्रूड ऑयल एट 60 अ बैरल, करेंट मार्केट प्राइस आर एटलीस्ट 15 मोर। रशियन की जो अभी उन पे बैन लगाया गया वो 60 पे बेच सकते हैं, या 60 से ज़्यादा 15 मोर बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा प्राइस पे ये नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, या उससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट मैकेनिज्म को ख़राब कर देगा, ठीक है, एंड रशिया ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेगा इसके थ्रू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल शिपिंग? ग्रीक्स own 20% of global merchant shipping fleet with China, now crossing Japan to become the second leading nation in terms of merchant shipping fleet ownership। ग्रीक जो है 20% ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग फ्लीट को ओन करता है। चाइना पहले, फिर चाइना आता है, अब जापान उसको सरपास करके चाइना के ऊपर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। मोस्ट शिप आर बिल्ड एंड रिपेयर्ड इन चाइना, Japan and South Korea, yet marine insurance ship finance as well as global shipping. Each ship is associated with different stakeholder at various nation and location. जो सारे शिप्स होते हैं एसोसिएट होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर से वेरियस नेशन पे एंड लोकेशन पे, और ट्रैकिंग सिस्टम भी होती है जो कि अलाउ करती है एक्सेस प्रीवियस पोर्ट ऑफ कॉल। तो आप यहाँ से जाके हमें बताएंगे कि व्हाट इज कॉल्ड पोर्ट ऑफ कॉल, एंड इज इंडिया हैविंग अ पोर्ट ऑफ कॉल, जैसे कि सिंगापुर है हमारी पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। एंड सम कंपनीज डू सक्सेस इन हाइडिंग द ओरिजिनल सोर्स ऑफ देयर कार्गो। सम कंपनीज हाइड कर लेती है अपनी ओरिजिनल कहाँ से वो निकली है, बाई क्या करके, शिप्स आर रजिस्टर्ड इन पर्टिकुलर नेशन कॉल्ड फ्लैग्स स्टेट एज दे फ्लाई दैट कंट्रीज फ्लैग। शिप आर रजिस्टर्ड होता है पर्टिकुलर नेशन में, कॉल्ड फ्लैग्स कहते हैं, एज दे कैरी कंट्री फ्लैग। अगर इंडिया में कोई है, इंडिया के फ्लैग लगाइए तो फ्लैग स्टेट क्या हो जाएगा उसका, इंडिया हो जाएगी, ओके। टू बीट सैंक्शन, कभी कभी सैंक्शन को बीट करने के लिए शिप ऑप्टेन हॉप बिटवीन फ्लैग्स। हॉप का मतलब क्या होगा, जंप, मतलब एक फ्लैग से दूसरे फ्लैग पे जंप कर लेता है सैंक्शन से बचने के लिए, सच एज पनामा एंड लाइबेरिया, ठीक है। एन इंश्योरेंस टाइप कॉल्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी कवर्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस कवर भी होती है इसकी। टर्की इसको एबोलिश कर रहा है, ठीक है। टर्की नाटो का मेंबर भी है, फिर भी वो रशियन ऑयल खरीद रहा है मोर देन 60 बैरल्स पे, एंड वो लूज कर देगा अपना प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी कवर, ठीक है। और बहुत सारे यूके के कंपनी भी हैं जो कि इससे लॉस में जाएंगे। एंड सच कॉम्प्लेक्स ओनरशिप हाइड द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ शिप एंड ओनरशिप। ये सब करने से ट्रू आइडेंटिटी शिप की हाइड हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज द एक्विजिशन अगेंस्ट इंडिया? इंडिया के ऊपर एक्यूज्ड क्या है? इंडिया के ऊपर एक्यूज थी कि वो रशियन ऑयल खरीद रहा है कम प्राइसेस पे, एंड बहुत सारे और भी रीजन थे, लेकिन इंडिया ने इसको स्टैंड बैक करके ये कहा है कि हमारी फ्लीट्स बहुत सारी थी दुबई के पोर्ट पे, एंड वहाँ के लोकेशन इतनी बढ़ गई थी कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे पोर्ट अपने शिप को, और उनको बचाने के लिए हम इधर उधर ट्रांसफर्स को कर रहे थे। तो बेसिकली ये थी हमारे आज की न्यूज़पेपर की डिस्कशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। शुरू करते हैं अब हम 21 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो बेसिकली इसमें पहली न्यूज़ थी हमारी कि उड़ीसा में साइक्लोन आने वाली है। अभी उड़ीसा में साइक्लोन आने वाली है, एंड व्हाट इज इट नेम? नेम इज दाना, ओके। its name is Dana, and the name is given by Qatar, okay. And what does it mean? It means a beautiful and precious pearl, okay। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि उड़ीसा में आने वाली है, दैट इज़ इन द बे ऑफ बंगाल रीजन।
एंड नेम इज़ गिवन बाय कतर। एंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगी एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से कि साइक्लोन की फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, साइक्लोन फॉर्मेशन, ओके। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ उसके रिगार्डिंग, जैसे कि हमें चाहिए वार्म मोशन करंट, एज सिंपल वार्म वाटर, ओके, दैट इज अराउंड 26.5 डिग्री, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, ओके। सेकंड, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया होनी चाहिए हमारी। कन्वर्जेंस ऑफ एयर, ओके, दैट इज फॉर कोरेलिस फोर्स, मतलब कोरेलिस फोर्स। एंड कोरेलिस फोर्स की डायरेक्शन क्या आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे लिए साइक्लोन के लिए ये चाहिए, कोरेलिस फोर्स इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड हमारे साइक्लोन में एक आई होती है, ठीक है, आई, जो जहाँ पे एयर का प्रेशर जो होता है वो लो होता है, ओके। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड आप एक बार अपने बुक से भी पढ़ेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो भी है वो क्लियर होगा, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी न्यूज़ थी हमारी क्वाड कंट्रीज़ के बारे में, ओके। तो क्वाड कंट्रीज़ के बारे में थी कि क्वाड कंट्रीज नेवल वॉर गेम अभी खेल रहे हैं, ठीक है, नेवल की चल रही है। तो एक्सरसाइज मालाबार हुई थी इंडिया में, मालाबार, ओके। और इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेज आप ध्यान रखेंगे, हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी ये चीज़, CAPF, CDS, NDA, ठीक है। इन सब एग्ज़ाम्स के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज मालाबार हुई थी, इसकी लोकेशन पूछ सकता है। तो ये 2 फेज़ में हुआ था, ठीक है, एक विशाखापट्टनम में उसमें हुआ था हार्बर फेज में, ओके, हार्बर फेज। एंड दूसरा हुआ था हमारा बे ऑफ बंगाल में, सी फेज में, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे, एक मिनट, ओके। एंड एक और एक्सरसाइज हुआ था काकाडू एक्सरसाइज, काकाडू, ओके। तो एक्सरसाइज काकाडू किसने कंडक्ट कराई थी, ये ऑस्ट्रेलिया ने कंडक्ट कराई थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो पूछ सकता है कि एक्सरसाइज काकाडू इज कंडक्टेड बिटवीन विच ग्रुप एंड हु कंडक्टेड दिस। तो क्वाड ग्रुपिंग के बीच में होता है ये, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया ने इसे कंडक्ट करवाया था, ठीक है। तो आज के पेपर में 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बाकी हम एडिटोरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि आपका सबसे पहला एडिटोरियल था गवर्नर के बारे में, ठीक है। आप जानते होंगे कि गवर्नर हमारे बहुत न्यूज़ में रह रहे हैं, जैसे कि बंगाल में भी एंड तमिलनाडु में भी, सॉरी, तमिलनाडु में भी, ठीक है। एंड तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि एंड चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन के बीच में डिस्टॉर्टेड रिटेंशन ऑफ द स्टेट एंथम के बारे में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। एंड बेसिकली हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस चीज़ पे हुआ है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि रोल ऑफ गवर्नर क्या है, ओके, रोल ऑफ गवर्नर। तो आप एक बार जाके लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे इसको, लक्ष्मीकांत प्रेफर करेंगे आप। एंड मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब सेरेमोनियल हेड, ओके, सेरेमोनियल हेड होते हैं। एंड आर्टिकल 153 में, ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करते हैं आर्टिकल नंबर 155 के तहत, ओके। एंड पावर क्या होती है इनकी, पावर एंड फंक्शन,
इनकी पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर। देखते हैं पहले तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है कि एडवाइस करते हैं, ये एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट बहुत है इसका 154। ओके, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, और भी है एग्जीक्यूटिव पावर, आप इसको बुक से पढ़ेंगे। मैं एक सिंपल आपको क्रक्स दे देता हूँ कि हमारे न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज़ आई है तो उसको आप कैसे पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में बेटर परफॉर्मेंस मिले। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि आपको एक ना एक एडिटोरियल तो पढ़नी चाहिए फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा माइंड कंसंट्रेटेड रहता है इसमें, और जब आप पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ हमें चाहिए होती है कि हमने ऊपर क्या पढ़ा एंड उसको लिंक कैसे करें ऑप्शन वाइज में। तो एडिटोरियल प्ले अ की रोल। ओके, तो मैं आपको सिंपल सा चीज़ बता दिया कि एग्जीक्यूटिव पावर इसकी है, और भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव पावर क्या है, समन करते हैं, हाउस को प्रोरोग करते हैं। आर्टिकल नंबर 174 बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, एसेंट टू द बिल, एंड इसी के ऊपर हमारी प्रॉब्लम्स रहती है ओवर सीएम एंड गवर्नर। ओके, कि बिल पास नहीं किया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रख दिया बिल को। ठीक है, एड्रेस करते हैं लेजिस्लेचर को। एड्रेस करते हैं लेजिस्लेचर को। फाइनेंशियल पावर है, स्टेट बजट मतलब प्रेजेंट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, रिकमेंडेशन ऑफ मनी बिल देते हैं। और जुडिशियल पावर क्या है, जुडिशियल पावर क्या है, जुडिशियल पावर है कि ग्रांट, पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट, रिमिशन, अंडर आर्टिकल 161। एंड प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के तहत ये करता है, पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल के तहत है प्रेसिडेंट के पास, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। एंड इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, इमरजेंसी पावर भी होती है अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। एंड लॉ एंड ऑर्डर को भी ये मेंटेन करते हैं। एंड इसकी कंक्लूजन क्या है हमारे इस आर्टिकल की, तो ये है कि गवर्नर प्ले अ पाइवेटल रोल इन द गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। ठीक है, बैलेंसिंग द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज व्हाइल इंश्योरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर फॉलोड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स फॉलो हो रही है कि नहीं ये चेक करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है या नहीं, स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है या नहीं। ओके, तो यही थी हम आपके इस एडिटोरियल में। एंड इसकी क्रक्स मैंने बता दी, क्योंकि जो भी हमारे एडिटोरियल में दी हुई है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना ही है जब तक, जैसा कि कोई बिल है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजर्व कर दिया गया है गवर्नर के द्वारा। ओके, एंड इशू हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि सीएम एंड पीएम की रोल्स, पावर एंड फंक्शन। ओके, तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आप एम लक्ष्मीकांत जरूर प्रेफर करेंगे एक बार, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आज अगर आप जाके पढ़ते हो तो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगली आर्टिकल हमारी अगली एडिटोरियल हमारी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग नेशन। ठीक है, तो इसमें है कि कोप 29 अभी हुई है अजरबैजान में। ठीक है, कोप 28 कहाँ हुई है ये मुझे कोई बता देगा। कोप 28 ये हुई है यूएई में। ओके, कोप 30 कहाँ होने वाली है, एनीवन? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका आप, मैं बता भी देता हूँ बट स्टिल आप ये लिखोगे कमेंट बॉक्स में ना तो आपको याद रहेगी चीज़ें। एंड कोप 29 कहाँ हुई, अजरबैजान में। एंड इसमें बोला गया है कि डेवलपिंग जो स्टेट है वो एक रिस्क पे है। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। जो डेवलपिंग नेशन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। किस वजह से? ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से, ओके। बिकॉज देयर इकोनॉमिक रिलाई ऑन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर विच इज पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज पे वल्नरेबल है डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली डिपेंडेंट है हमारे इकोनॉमीज एग्रीकल्चर सेक्टर पे, अदर सेक्टर पे, जिसकी जो क्लाइमेट चेंज हार्श कर रही है, ओके, डिटोरिएट कर रही है, ओके। डेवलपिंग कंट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड रिलेटिवली लिटिल टू द कल्मिनेटिव इमिशन, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर रही है कम इमिशन में, इसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, ओके। And according to sixth assessment report of IPCC, developing countries account for 57% of global emission since 1850 sorry। जो हमारी असेसमेंट रिपोर्ट है आईपीसीसी के, तो उसमें बताया गया है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो 57% कर रहे हैं ये इमिशन, ठीक है। तो जो डेवलपिंग नेशन है वो अराउंड कितने कर रहे होंगे? तो आप कैलकुलेट करें, 57 360 एंड 40 100, 43% हमारे डेवलपिंग कंट्रीज इमिशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा कर रहे हैं, ओके। द 2009 कोपेनहेगन अकॉर्ड had developed countries commit to provide 100 billion a year in climate finance to developing countries। वही है कि पैसे देने की बात हुई थी डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा। तो कोप 28 में ये दिया गया लॉस एंड डैमेज फंड। कोप 28 के बारे में पूछ सकता है, इसके आउटकम्स, तो आप एक बार जाके साइट चेक करेंगे और आप अगर बोलोगे तो मैं इसका एक पीपीटी बना के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो जैसा आप बताना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। एंड फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? क्लाइमेट फाइनेंस है क्या? हम अभी न्यूज में सुन रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस। तो व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? द यूएनएफसीसी डिफाइंस क्लाइमेट फाइनेंस एज लोकल, नेशनल, ट्रांजिशनल फाइनेंसिंग, ओके, draws from public, private and alternative source that seeks to support mitigation। जो ये क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन को सपोर्ट करेगा, जो फाइनेंस, उसी को हम क्लाइमेट चेंज कहेंगे इन सिंपल वर्ड्स, ओके। जैसे कि एडेप्टेशन एक्शन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, ओके। ओईसीडी पब्लिश रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है, ओईसीडी, वो पब्लिश करता है रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। ये क्वेश्चन आ सकती है आपको कि हु पब्लिश रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, तो इसका आंसर आप लिखोगे ओईसीडी, ओके। तो ध्यान रखोगे क्योंकि रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। हु नीड्स क्लाइमेट फाइनेंस? डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट एक्शन। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको चाहिए ये क्लाइमेट फाइनेंस, ओके। According to International Energy Agency, 675 million people in the developing world did not have access to electric power। 675 मिलियन ऐसे पीपल हैं डेवलपिंग नेशन में जिनको इलेक्ट्रिक पावर का एक्सेस है ही नहीं। तो क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली किसको जरूरत हुई? डेवलपिंग कंट्रीज को, ओके। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर सोलर, फोटोवोल्टिक एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी is about twice as high in developing country economies than in developed one। अगर हम क्लाइमेट के ऊपर कुछ रेगुलेशन बनाते हैं, ओके, तो हमें चाहिए पैसे, मनी चाहिए, और मनी चाहिए, लेकिन जो कॉस्ट होता है जैसे सोलर के, वो हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज में वो दुगने प्राइस पे बिक रहे हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन, ओके, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है एंड इतनी सब रीजन से हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए और एक डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए, ओके। एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्दर मोर हाउ मच इंडिया नीड्स। इंडिया हैज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट टारगेट, ठीक है। 2026 आपको याद होगा ग्लासगो 5 तत्व, ठीक है।
हमारे गवर्नमेंट ने ये प्लेज लिया था। एंड आप मुझे बताएंगे वो 5 पॉइंट्स क्या थे, 5 पॉइंट एजेंडा क्या थे 2026 के, सॉरी COP26 में जो लिया था, ठीक है। एंड इंडिया हैज़ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट टारगेट। By 2030, India aims to install 500 gigawatts of generating capacity from non-fossil fuel source. इंडिया एम्स किया है कि 500 गीगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करे। इसके लिए क्या चाहिए हमारे पास? मनी। कहाँ से आएगी? डेवलप्ड नेशन देंगे, ठीक है। 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये भी किया है इंडिया ने प्लेज, ठीक है। एंड यही है बेसिक आपका इस एडिटोरियल का क्रक्स। तो हमें पैसे चाहिए, हमें क्या मतलब डेवलपिंग नेशन को पैसे चाहिए, क्योंकि कॉस्ट डबल है हमारे यहाँ एज कंपेरिजन टू डेवलप्ड नेशन। ओके, तो यही थी इस एडिटोरियल में। अब चलते हैं हम अगले एडिटोरियल की तरफ। तो अगला एडिटोरियल है व्हाट डज द न्यू लेडी जस्टिस स्टेटस सिग्निफाई, ठीक है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनवेल द न्यू लेडी जस्टिस स्टेटस इन सुप्रीम कोर्ट स्टैचू इन सुप्रीम कोर्ट परमिसेस दैट रिप्लेस द ओरिजिनल लेडी जस्टिस। वो हम देखते थे ना कि आंख पे बंधा हुआ एक लेडी रहती थी हमारे कोर्ट रूम, मतलब कोर्ट में, तो उनको रिप्लेस कर दिया गया है। And it is believed that origin of the modern day lady justice is Justitia, the goddess of justice in Roman mythology. Goddess of justice है Roman mythology में। Lady justice is depicted with a blindfold scale and a sword. ये blindfold scale and sword हाथ में उनके रहता था। जो blindfold था वो ऐड किया गया था रेंशियंस पीरियड 14th सेंचुरी में, probably as a satire on the corrupt state of legal system with judicial institution turning a blind eye. Okay, the sword symbolize क्या करता है? The sword symbolize power and authority of the laws, ठीक है। ये पूछ सकता है कि what does the sword symbolize, what does the blindfold symbolize and when it is added. Okay, and change ये क्यों लाया गया? तो द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर इंडिया, दे इंट्रोड्यूस देयर लीगल सिस्टम। ब्रिटिशर्स के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया एंड ये बिकम प्रोमिनेंट हो गई सिंबल इन इंडिया वाज प्लेस आउटसाइड कोर्ट रूम, और ये कोर्ट रूम के आउटसाइड प्लेस हुआ करती थी, आउटसाइड द कोर्ट रूम। ओके, एंड द न्यू स्टैचू इज एन अटेम्प्ट टू डिकोलोनिटी का ये मतलब चिन्ह है। ओके, विथ एम्स टू सेड कॉलोनियल सिंबल को हटाने का। ओके, द साड़ी रिप्लेसिंग द वेस्टर्न अटायर ब्रिंग्स द स्टैचू क्लोज टू द इंडियन ट्रेडिशन। साड़ी उनको पहनाया गया है जो कि इंडियन ट्रेडिशन को डिपिक्ट करेगा, और ब्लाइंडफोल्ड हटा दिया गया है, वो कन्वे करेगा कि द लॉ इज नॉट ब्लाइंड and it see everyone equally. More importantly our social diversity, जैसे हमारा कंट्री डाइवर्स है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि उस नज़रिए से देखा जाए कि हाँ ये कास्ट क्या है, या ये मतलब हिंदू या मुसलमान जो भी हो, ठीक है, whatever it is, don't take it personally. एंड फिर आगे बढ़ते हैं। Our social diversity, the discrimination faced by underprivileged section, जैसे कि SC, ST and others, okay, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये ब्लाइंडफोल्ड हटाया गया है, ठीक है। एंड अर्जेंट एक्शन क्या है, जरूरत क्या है हमारे कोर्ट रूम को, तो हम देखते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस है, ठीक है, एंड बहुत सारे मतलब वैकेंसी लेफ्ट रहती है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है कि
The revised momentum of procedure that deals with appointment of judges by the collegium has not been finalized for the past 8 years. Past 8 years से जो collegium system है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है. ओके, दिस नीड टू बी फाइनलाइज बाय द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी without any further delay to bring transparency and accountability to the process of appointment. Basically, transparency in appointment. Okay, फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, को लिख देता हूं मैं. ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट. ओके, पहला पॉइंट. ठीक है. सेकेंडली क्या है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड रिलीजियस माइनॉरिटी इज लेस देन 25%. जो रिप्रेजेंटेशन है बैकवर्ड क्लास की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, वो लेस है 25% इन हायर जुडिशरी, एंड वुमेन है वो लेस देन 15% है. तो इनको भी अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है, जैसे कि अंडर प्रिविलेज को हम ये कर रहे थे. ठीक है. थर्ड क्या है, हाई कोर्ट इनवेरेबली ऑपरेट्स एट ओनली 60 to 70% स्ट्रेंथ. जैसे कि मैंने बताया, पेंडेंसी ऑफ केसेस है. क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो 60-70% ही स्ट्रेंथ है. एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत हो गई है. वैकेंसीज है लोअर कोर्ट की 4.4 करोड़ पेंडिंग है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिल की जाएगी. तो बेसिकली यही ये न्यू स्टैचू जो सिग्निफाई कर रहा है, बेसिकली यही कर रहा है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड.